Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study play number 2, Visit to a Small Planet by Gore Vidal. इस प्ले के बारे में ये प्ले चूँकि 1950s के दौरान लिखा गया था और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें इस प्ले के बारे में सुनी जाती हैं कि ये एक साइंस फिक्शन पर मबनी प्ले है। साइंस फिक्शन का मतलब हुआ करता है कि ऐसा प्ले या ऐसी स्टोरी जिसमें साइंस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए और ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई जाएं जो रियल लाइफ में मुमकिन नहीं हुआ करती। तो पहले हम देखते हैं कि राइटर के बारे में कि गोर विदाल कौन था। हिज रियल नेम वॉज यूजीन लुथर विदाल। जैसे कि हमने देखा कि बुक में इसका नाम गोर विदाल लिखा हुआ है, लेकिन इसका असल नाम क्या था? यूजीन लुथर विदाल। He was an American writer. He had a deep influence of his father's profession. कि उसके वालिद का जो प्रोफेशन था उसने गोर विदाल के जहन पर बहुत ज़्यादा असर कर रखा था। और उसके वालिद का प्रोफेशन क्या था? His father was an aeronautics instructor. एरोनॉटिक्स का मतलब हुआ करता है यानी कि हवाबाजी की तालीम, कि किस जैसे कि PAF है, एयर ये फ़ज़ाइया कहा जाता है, तो हवाई जहाज़ उड़ाना। और यूँ कह लीजिए कि इसकी एक ब्रांच का ताल्लुक खलाई जो मुहिम है उससे भी हो सकता है। देयर वॉज अ डीप इफेक्ट ऑफ सिविल वॉर ऑन हिज माइंड। ये प्ले अगर हम फर्स्ट ईयर के अंदर एक लेसन भी पढ़ेंगे, आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग, वो और ये दोनों ये एक ही दौर के लिखे गए, यानी तकरीबन 1940 से 1950s के दरमियान। ये जो तकरीबन 20 साल का दौर है ये अमेरिका में सिविल वॉर का दौर था, यानी कि वहाँ पर ब्लैक और वाइट की एक जंग चल रही थी। तो मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच हम पढ़ेंगे उसमें भी इसी चीज़ का तज़किरा किया गया और इस लेसन में भी इसी चीज़ का तज़किरा किया। एक किस्म की सिविल वॉर भी चल रही थी। अबाउट प्ले के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। इट इज़ अ साइंस फैंटेसी रिटन इन 1950s। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये साइंस फिक्शन कह लीजिए या साइंस फैंटेसी कह लीजिए, फैंटेसी या साइंस फिक्शन। फैंटेसी जैसे हम इस चीज़ के अंदर जो साइंस इन्वॉल्व कर दी जाए, यानी साइंस फिक्शन और फैंटेसी। अगर अलग से फैंटेसी की बात करें तो हैरी पॉटर जो मूवी है जिसके अंदर महज एक स्टिक को यूँ घुमाते हैं और एक जादू हो जाता है, तो वो फैंटेसी है। और साइंस फिक्शन या साइंटिफिक फैंटेसी की बात की जाए, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स मूवी आप लोगों ने देख रखी होगी, उसके अंदर एक रोबोट है और वो गाड़ी बन जाता है, कभी वो हवाई जहाज़ बन जाता है, वो इंसानों की तरह एक कॉन्शियस भी रखता है, सोच समझ भी रखता है, तो वो एक साइंस फिक्शन या साइंटिफिक फैंटेसी बन जाया करता है। चाहे वो सिर्फ हम फैंटेसी लिखें या साइंटिफिक फैंटेसी या साइंस फिक्शन लिखें, ये चीज़ें रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हुआ करती। तो इसी तरह ये लेसन विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट ये भी एक साइंटिफिक फैंटेसी है। रिटन इन 1950s। एग्जैक्ट तो इसका ईयर ऑफ राइटिंग नहीं कहीं भी मिलता, अलबत्ता ये ज़रूर पता है कि 1950 की दहाई में कहीं पर लिखा गया, जो कि 1956 से 1957 में इसको ऑन एयर किया गया था पहली दफ़ा ड्रामाटाइज करके। इट शोज सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अमेरिका ऑफ मिड 20th सेंचुरी, के 20th सेंचुरी के दरमियान यानी अगेन 1950s में जो अमेरिका की सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, वहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी, उसको भी ये जाहिर करता है। अमेरिका वॉज फेसिंग सिविल वॉर एंड ऑल्सो अ थ्रेट ऑफ वॉर फ्रॉम सोवियत यूनियन, कि ये वो दौर था कि जब रूस का और अमेरिका का भी एक क्लैश चल रहा था, तो अमेरिका पर यह भी खदशा था। अगर हम इस प्ले का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, क्योंकि ये एब्रिज्ड वर्जन है जो हमारी बुक में दिया गया, अगर हम इसकी जो कंप्लीट इसके टेक्स्ट को पढ़ें तो उसके अंदर बाकायदा इसका तज़किरा भी किया गया है कि सोवियत यूनियन की तरफ से अटैक हो सकता है, जो कि इस लेसन में हमारे पास यहाँ पे इस शॉर्ट वर्जन मौजूद नहीं है। इट ऑल्सो शोज पैरानोया। ये पैरानोया एक किस्म की सिचुएशन को कहा जाता है जिसका इस लेसन में जिक्र भी किया गया है। और ये किस चीज़ का फियर हुआ करता है? अ फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड और अटैक, कि एक ऐसी कैफियत का, एक मेंटल सिचुएशन का नाम है पैरानोया, कि जिसके अंदर इंसान को यूं महसूस होता है
कि जैसे कि मुसलसल मेरी निगरानी कर रहा है, मुझे देखी जा रहा है या मेरे ऊपर हमला करने का एक कोई कोशिश की जा रही है। अब इस प्ले का थीम देखते हैं, थीम ऑफ द प्ले। दिस प्ले गिव्स अस ग्लिम्स ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। पहली चीज इसके अंदर यही है जो इस एब्रिज्ड वर्जन में तो मौजूद नहीं है लेकिन रियल टेक्स्ट में मौजूद है कि अमेरिका और रशिया के दरमियान जो एक शदीद किस्म की एक स्ट्राइफ चल रही थी, एक शदीद किस्म की एक जंगी कैफियत चल रही थी, उसको ये बयान करता है। On the other hand, this play also shows a condition of civil war in America. और दूसरी बात, अमेरिका के जो सिविल वॉर चल रही थी उसको भी ये पॉइंट आउट करता है। This play also shows a sense of patriotism and the character of General Powers is its example. कि इस प्ले के अंदर मेन किरदार जनरल पावर्स भी अदा करेंगे और ये एक आर्मी ऑफिसर हैं और इनके ज़रिए ज़ाहिर किया गया कि पैट्रियटिज्म यानी कि मुल्क के साथ मोहब्बत को, वफादारी को इस करैक्टर जनरल पावर्स के ज़रिए ज़ाहिर किया गया। तो ये इसके बेसिक थीम से। अब हम इस टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। प्ले नंबर 2, विजिट टू अ स्मॉल प्लांट बाय गोर विदाल। स्टॉक शॉट, द नाइट स्काई, स्टार्स। स्टॉक शॉट का मतलब क्या हुआ करता है? अक्सर ड्रामास में या मूवीज में दिखाते हैं कि घर है, पहले कैमरा उस घर पर फोकस करता है और उसके बाद उस घर के अंदर कैमरा फोकस करता है कि वहां पर कौन कौन, ये कौन से किरदार, ये कौन सा सीन वहां पर पेश किया जा रहा है। तो जब भी उन किरदारों को जाहिर करना तो सबसे पहले यानी कि चाहे उस ड्रामा की 20 एपिसोड्स हैं, उस घर पर पहले कैमरा फोकस किया जाता है। जो इस तरह की सिचुएशंस हुआ करती हैं, ये बार बार नहीं उस चीज़ को फिल्माया जाता, बस एक ही दफ़ा उसको कैमरा के अंदर कैप्चर कर लिया जाता है और उसी को बार बार रीयूज़ किया जाता है। तो इसे कहा जाता है स्टॉक शॉट, कि चाहे वो जितनी मर्जी उस ड्रामा की या मूवी की एपिसोड्स हों या सीरियल है वो, तो उस सीन को एक ही दफ़ा अनेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसी को रिपीट किया जाता है। तो बेसिकली ये स्टॉक शॉट कहलाता है। द नाइट स्काई, स्टार्स, देन स्लोली a luminous object arcs into view, कि रात का वक्त है, सितारे चमक रहे हैं और फिर आहिस्तगी से एक लुमिनस, कुछ चमकदार रोशन किस्म का ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू, जिसकी शक्ल कौस नुमा थी, जैसे पहली तारीख का चांद हुआ करता है, इस तरह का था हिलाल। उस तरह का एक मंजर सा दिखाई, कोई चीज दिखाई देती है। As it is almost upon us, dissolves to the living room of the Spalding House in Maryland. और यूं महसूस होता है कि वो चीज़ अचानक हमारे ऊपर आ गिरेगी, लेकिन उसके बाद वो स्पेल्डिंग हाउस यानी स्पेल्डिंग का घर है जो अमेरिका की एक रियासत मैरीलैंड के पीछे गायब हो जाती वो चीज़। सुपर इम्पोज कार्ड। सुपर इम्पोज कार्ड दरअसल होता ही है, इसका इमेज आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा। सुपर इम्पोज कार्ड कहा जाता है कि दो इमेजेस को, दो तस्वीर को इस अंदाज में मिक्सअप कर देना, या एक तस्वीर लगाई गई उसके ऊपर दूसरी तस्वीर को यूं ऐड कर देना कि वो दोनों तस्वीरें मिक्स हो जाएं और यूं लगे कि ये एक ही तस्वीर है, उसे कहा जाता है सुपर इम्पोज। यहाँ पे चूंकि बात सुपर इम्पोज कार्ड की गई है, तो समटाइम्स स्क्रीन के ऊपर जो कोई हिदायत लिखी जाती हैं या किसी सीन के बारे में लिखा जाता है, अक्सर आप देखते हैं कि 10 years आफ्टर, कि 10 साल बाद, एकदम से 10 years आफ्टर लिखा है कि 10 साल बाद की सिचुएशन, वो जो तहरीर से लिखी आती है उसको भी सुपर इम्पोज राइटिंग या कार्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हेडिंग लिखी आई? द टाइम, द डे आफ्टर टुमारो, ये लिखा है वक्त यानी आने वाली परसों। द रूम इज कंफर्टेबल बैलेंस बिटवीन एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड द होमले, कि कमरा जिस जगह पर, यानी एक किस्म की ये सीन पेश किया जा रहा है, जिस जगह पर वो प्ले पेश किया जा रहा है, कि उस कमरे को डेकोरेट दो तरह की चीज़ों से किया गया है। पहली चीज़ कैसी थी? एक्सपेंसिवली, महंगी किस्म की चीज़ों के साथ, और दूसरी हमले यानी बड़ी सादा सी, यानी कि दोनों किस्म की अशिया कमरे में मौजूद थी। रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, ये पहला किरदार है रॉजर स्पेल्डिंग, और ये एक न्यूज़ कास्टर है
यानी कि खबरें नशर करता। हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्ले तकरीबन 1950s के दौरान लिखा गया है और उस दौर में किस अंदाज में टीवी पर खबरें नशर की जाती थी उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है और उसके बाद फिर उसको आगे से ऑन एयर किया जाता और पूरे हफ्ते खुलासा उन खबरों के ज़रिए पेश किया जाता था। तो यहाँ भी जो रॉजर स्पेल्डिंग है ये एक किस्म का न्यूज़ कास्टर है। हिज टीवी ब्रॉडकास्ट ही इज मिडिल एज्ड। अब ये उस किरदार की फिजिकल अपीयरेंस है। प्ले में जब भी हम किसी किरदार को डिस्कस करेंगे तो इसमें बोर्ड में सवाल पूछा जा सकता है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या थी, तो ये उसका आंसर बन सकता है कि रॉजर स्पेल्डिंग की फिजिकल अपीयरेंस क्या है। ही इज मिडिल एज्ड, अंक्चुअस, रेजोनेंट, कि वो एक दरमियानी सी उम्र का शख्स है। और अंक्चुअस कहते चापलूसी करने वाला, मक्खन लगाने वाला, किसी की बेजा तारीफ करके उससे काम निकलवाने वाला। रेजोनेंट और उसकी आवाज गूंजदार है। हिज वाइफ बोल्ड एंड वेग, और उसकी बीवी वो दिलचस्पी से आ रही, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेती वो। एंड वेग मीन्स ऐसी उलझी हुई खातून, यानी कि जिसको क्लियरली कुछ ना पता हो कि मैंने क्या करना है। निट्स पैसिवली व्हाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, और वो खातून बैठी हुई मुसलसल निट्स स्वेटर बुनती रहती है और उसके दौरान जो रॉजर स्पेल्डिंग है वो अपना प्ले इख्तिताम पजीर कर रहा है। जो खबरें सुनानी है उसने, वो अपनी उन खबरों को इख्तिताम पजीर कर रहा है। टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, जो कि वो खबरें नशर कर रहा है तो वो दोनों जो टेक्नीशियन है वो उस वक्त वो कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं या उस वक्त जो माइक है उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। हिज डॉटर एलन, अ लाइवली गर्ल ऑफ 20, फिजेट्स एज शी लिसन्स। उसकी बेटी जिसका नाम एलन है, जैसे वो अपने जो उसके फादर हैं खबरें सुना रहे हैं, उसकी बेटी को उसके खबरों में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि वो है तो बहुत लाइवली एक्टिव किस्म की लड़की है, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में या इस किस्म की खबरों में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। स्पेल्डिंग, अब यहां से असल जो टेक्स्ट है वो प्ले का शुरू होता है। इनटू माइक्रोफोन, माइक में वो क्या बोल रहा है? एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स who should know if anyone does, the flying object which has given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through Earth's orbit. अब जनरल पावर्स कौन है? जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये उस वक्त जो आर्मी है उनके कोई जनरल हैं। और यहां पे एक बात ये भी काबिल जिक्र है कि रॉजर स्पेल्डिंग बहुत ज़्यादा मुतासर है, जो कि पहले भी हम उसकी जो करैक्टर पिछले पेज पर बयान किया गया उसमें ये लिखा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा मुतासर है और वो अंक्चुअस भी है। अंक्चुअस ग्लिप को कहा जाता है, जो किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा मुतासर हो और उसकी चापलूसी करके उससे अपना कोई काम निकलवाने की। जो कि ये न्यूज़ कास्टर है तो इसकी क्या लालच हो सकती है कि उसका वो मक्खन लगाए, तारीफ करे जनरल पावर्स की और उसे कुछ खबरें मिल जाए कि होने क्या वाला है। तो जनरल पावर्स के मुताबिक जैसा जिसे जानता है, जैसे कि हर कोई जानता है, हर एक को ऐसा करना चाहिए। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज गिवन राइज टू सो मच इररेस्पॉन्सिबल कंजक्चर, कि वो उड़ती हुई चीज जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि कोई एक उड़ती चीज दिखाई दी जो उस स्पेल्डिंग के घर के पीछे गायब होगी और उस चीज को बहुत ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल कंजक्चर, एक गैर जिम्मेदाराना तौर पर बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, हत्ता कि कियास आराइयां की जा रही हैं। और रॉजर स्पेल्डिंग ने यह कहा कि जनरल पावर्स के मुताबिक इज नथिंग मोर देन अ मेटियोर पासिंग थ्रू द अर्थ्स ऑर्बिट, कि यह चीज महज जमीन के मदार में से, जमीन के पास से गुजरने वाला एक शहाब साकब है और कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट as many believe a secret weapon of this country, ये चीज यानी वो जिसको वो शहाब साकब कह रहा है, ये कुछ भी नहीं है सिवाय इसके, जैसे पिछली लाइन में हमने शहाब साकब कहा गया कि इसके अलावा ये कुछ चीज नहीं है और ना ही ये हमारे मुल्क का कोई खुफिया हथियार है। nor is it a spaceship as certain lunatic elements have suggested, और ना ही ये किसी किस्म का खलाई जहाज है जैसे कि कुछ लुनेटिक कहते हैं। वैसे तो ऐसा पर्सन जिसके ऊपर चांद ग्रहण का असर हो उसको लुनेटिक कहा जाता है, यहां पे हम उसको पागल भी तस्वर कर सकते हैं।
General Powers has assured me that it is highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship. जनरल पावर्स ने रॉजर स्पेल्डिंग की हर बात में कहीं ना कहीं घूम फिर के जनरल पावर्स जरूर आ जाएंगे, क्योंकि उनसे ये बहुत ज्यादा मुतासर है। तो फिर वो कहता है कि जनरल पावर्स ने मुझे यकीन दिलाया है कि किसी भी दूसरे सैयारे पर किसी भी किस्म की जिंदगी मुमकिन ही नहीं है ही नहीं। कैपेबल ऑफ बिल्डिंग अ स्पेसशिप, और खासतौर पर ऐसी जिंदगी जो खलाई जहाज बना सके। इन्वर्टेड कॉमर्स, ये डायलॉग आ गया। इफ एनी ट्रैवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट। ये रॉजर स्पेल्डिंग ने कहा है कि ये जनरल पावर्स के अल्फाज हैं, इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डायलॉग के तौर पर पेश किया गया कि अगर खला में किसी किस्म का सफर किया गया तो सबसे पहले हम करेंगे, यानी कि अमेरिका। अब उस दौर में एक किस्म का कंपटीशन पहले ही चल रहा था रशिया में और अमेरिका में। इफ एनी ट्रैवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट। अगर किसी भी किस्म का सफर किया गया खला में तो सबसे पहले हम करेंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, और यही उसके एन अल्फाज थे, यानी कि इसके जनरल पावर्स के। विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज, और इसके साथ ही एक मजीद यानी कि हफ्ते की खबरें इख्तिताम पजीर होती हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ क्रॉसिस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, यानी कि उसकी बेटी और उसकी जो बीवी है वो तस्वीर बनाने के लिए उसके पास जाती हैं। हम इसका एक मानी यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि जब भी क्रॉसिस का मतलब लिया जाएगा कि कैमरा अब वहां से खत्म होकर किसी और तरफ जा रहा है। दिस इज रॉजर स्पेल्डिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका फ्रॉम माय ओल्ड होमस्टेड इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ नेशन। चूंकि पहले वो कह चुका कि इसके साथ ही खबरों का एक और हफ्ते का इख्तिताम होता है, और ये यानी अपना तारुफ करवाते कहते मैं रॉजर स्पेल्डिंग हूँ। आमतौर अक्सर आप देखते हैं कि खबरों के इख्तिताम के साथ या जो एफएम रेडियो वहाँ पर ये अल्फाज बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं कि वो पर्सन जो एंकर होते हैं, जो एंकर पर्सन कह लें कि या जो रेडियो के डीजे हुआ करते हैं, आरजे हुआ करते हैं, वो इस अंदाज में अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके दिलों की धड़कन, इसके साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इस तरह के अल्फाज बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो रॉजर स्पेल्डिंग ने भी बिल्कुल वही काम किया कि दिस इज रॉजर स्पेल्डिंग, मैं रॉजर स्पेल्डिंग हूँ, सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका, और मैं मदर एंड फादर अमेरिका यानी कि अपने मुल्क के जो बड़े, जिसको माई बाप कहा जा सकता है, उनको खुदा हाफिज कहता हूँ। फ्रॉम ए ओल्ड होमस्टेड, अपने से देही मकान से, इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड। सिल्वर ग्लेन वो इलाका जहाँ पे उसका घर है, और मैरीलैंड अमेरिका की रियासत है। क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन, जो कौम के पुरजोश दिलों की धड़कन है। यानी इस अंदाज से उसने उस प्रोग्राम का इख्तिताम किया। टेक्नीशियन, गुड शो टुनाइट मिसेस स्पेल्डिंग। मिसेस स्पेल्डिंग, आज का शो तो बेहतरीन रहा। स्पेल्डिंग, थैंक यू, शुक्रिया। टेक्नीशियन, यस सर, यू आर राइट ऑन टाइम। जी जनाब, आपने एन वक्त पर इसका इख्तिताम किया। स्पेल्डिंग नोट्स वीरली थके हुए अंदाज में वो भी सर हिला देता है। मैकेनिकल स्माइल एंड हार्टीनेस सडनली गॉन, और उसकी जो मशीनी मुस्कुराहट थी और वो खुशी एकदम से गायब हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग भी देख लेते हैं हम। इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, अनवाइज, केयरलेस, रेकलेस। नेक्स्ट वर्ड कंजेक्चर, कयास देना, एजम्पशन या गेस करना, ऑर्बिट, मदार, सर्कल, ट्रैक, पाथ। सीक्रेट, खुफिया, हिडन, कंसील्ड, प्राइवेट। नेक्स्ट वर्ड है लुनेटिक, सौदाई, जिसके ऊपर पागलपन का दौरा पड़ना या जैसे चांद ग्रहण का असर होना। स्टूपिड, एब्सर्ड, इनसेन। नेक्स्ट वर्ड एग्जैक्ट, बिल्कुल, प्रिसाइज, करेक्ट, एक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड है होमस्टेड, देही मकान, अ फार्म, रूरल, सेटलमेंट। नेक्स्ट वर्ड पल्स बीट, धड़कन, पाल्पिटेशन, थ्रॉब, थंब। वीरली, बेजारी से थके हुए अंदाज में, टायर्डली, एग्जॉस्टेडली। नेक्स्ट वर्ड है हार्टीनेस, खुशदिली, कॉर्डियलिटी, सोशियबिलिटी। मिसेस स्पेल्डिंग, प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका हुआ है, अब वो आपस में बातचीत करते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस, अरे बहुत उम्दा मेरे प्यारे, बहुत उम्दा। टेक्नीशियन, सी यू नेक्स्ट वीक मिसेस स्पेल्डिंग, अब अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। स्पेल्डिंग, थैंक यू बॉयज, टेक्नीशियंस गो। स्पेल्डिंग, डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन? एलन, क्या तुम्हें ये प्रोग्राम पसंद आया? एलन, ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, अब्बाजान बिल्कुल बहुत पसंद आया।
स्पेलिंग देन व्हाट डिड आई से, चलो बताओ मैंने क्या कहा था। अब तक हमने 3 कैरेक्टर्स को देखा, मिसेस स्पेल्डिंग, मिस्टर स्पेल्डिंग और उनकी बेटी एलन। इन तीनों किरदारों की ना आपस में नहीं बनती। यूं कह लीजिए कि ये तीनों किस्म के जो किरदार है ना, ये आपस में एक पेज पर नहीं और एक दूसरे की खामियां निकालने में ये बिल्कुल भी नहीं कुतराते। अब अब्बाजान को पता है कि बेटी को ना पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी है, ना उसको अब्बाजान के उस प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी है। उसके बावजूद अब्बाजान जानबूझ के उसको टीज करने के लिए पूछ रहे हैं कि बताओ मैंने क्या कहा। एलन, ओह दैट्स नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है, यानी कि मैंने प्रोग्राम तो मुझे अच्छा लगता है, कि मत पूछे कि आपने क्या कहा था। स्पेल्डिंग, इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग when one's own daughter won't listen to what one says while millions of people ... इन 3 डॉट्स का मतलब करता है कि या तो उसकी बात को किसी और ने काट दिया या वो कहने वाला खुद ही खामोश हो गया। तो स्पेल्डिंग ने कहा ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि जब मेरी अपनी बेटी मेरे प्रोग्राम को पसंद नहीं करती, वो नहीं सुनती, तो मैं लाखों लोगों से क्या उम्मीद रखूं। बात भी बिल्कुल सही है, ये यानी घर की मुर्गी दाल बराबर, कि जब घर वाले ही इतना फोकस नहीं करेंगे तो बंदा बाहर वालों से क्या उम्मीद लगाए। एलन, आई ऑलवेज लिसन डैडी, यू नो दैट, मैं हमेशा सुनती अब्बा जान, आप जानते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, वी लव योर ब्रॉडकास्ट डियर, आई डोंट नो व्हाट वी डू विदाउट देम। हमें तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं नहीं जानती कि अगर ये प्रोग्राम ना होता, यानी कि उसके हस्बैंड जो कि एक न्यूज कास्टर हैं, तो वो कहती अगर आप ये इस शोबे से मुंसलिक ना होते तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते। स्पेल्डिंग, स्टार, वो कहते हम फाके करते, भूखे मरते, जो कि उनका सोर्स ऑफ इनकम भी इसी से मुंसलिक है। एलन, आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन, मैं हैरान हूं कि पता नहीं किस चीज ने जॉन को कीपिंग रोक लेना, किस चीज ने जॉन को रोक रखा है। ये जॉन एलन का ये फियांसे है और अब ये एक और किरदार आ गया। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले 3 किरदार उनकी आपस में नहीं बनती, ये चौथा किरदार है और ये चूंकि एलन इससे शादी करना चाहती है और जॉन को उसके यानी कि एलन के फादर बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्पेल्डिंग, सर्टेनली नॉट वर्किंग, काम तो कोई नहीं कर रहा होगा। एलन, ओ डैडी स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट, बस करें अब्बा जान, जॉन बहुत मेहनत करता है और आप जानते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, yes, he is perfectly nice boy, Roger. I like him. हाँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है वो। Spelding, I know, he has every virtue except the most important one. जानता हूँ, उसमें तमाम खूबियां मौजूद हैं, सिवाय एक के जो बहुत ज्यादा अहम है, और वो खूबी क्या है? He has no get up and go. कि उसमें यही एक खूबी नहीं है क्योंकि जाए उठे, मेहनत मुशक्कत करे, जोश जज्बा वल्वला, यही खूबी नहीं और यही सबसे अहम है। एलन, he doesn't want to get up and doesn't want to go. उसे जरूरत ही नहीं उठने की और ना कहीं पर जाने की, because he is already where he wants to be on his own farm, which is exactly where I'm going to be when we are married. क्योंकि बिल्कुल वो उसी जगह पर है जहां पर उसको होना चाहिए, वही जगह जहां पर मैं भी शादी के बाद जा रही हूं। Spelding, more thankless than a serpent's tooth is an ungrateful child. अब यहां पर उसके अब्बा जान को, जो कि वो न्यूज कास्टर हैं, तो नई नई बातें करने का या ऐसे डायलॉग बोलने का बड़ा शौक है। अब उन्होंने एक कोटेशन बोली है और अक्सर वो इस तरह कोटेशन को गलत बोल जाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ। थैंकलेस कहते हैं ना शुक्रा किस्म का शख्स, जो शुक्र अदा ना करे। सरपेंट कहा जाता है सांप को। सरपेंट्स टूथ इज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, यानी कि उसने ये कह दिया कि एहसान फरामोश बच्चा एक सांप के दांत से ज्यादा ना शुक्रा होता है। और हत्ता की कोटेशन होनी क्या चाहिए? अब एलन उसकी गलती, अपने फादर की गलती निकालते हुए कहती है, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, मुझे नहीं लगता आपने ये कोटेशन सही बोली है। इजंट इट मोर डेडली, यानी जहां पर उसके अब्बा जान ने कहा था ना मोर थैंकलेस, वहां पर मोर डेडली होना चाहिए था, बहुत ज्यादा जहरीला, खतरनाक। मुझे नहीं लगता कि आपने सही कहा, यहां पर मोर डेडली नहीं होना चाहिए था, यानी ज्यादा जहरीला। स्पेल्डिंग, वट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज, असल मुहावरा जो मर्जी हो, आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल वाज़, यानी कि बात जो भी थी मतलब समझ आ गया ना तुम्हें? मिसेस स्पेल्डिंग,
प्लीज डोंट क्वारल, मत झगड़ो तुम लोग, इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक, हमेशा मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। स्पेल्डिंग, आई नेवर क्वारल, मैंने कब झगड़ा है। आई मियरली रीजन, मैंने तो वजह पेश की है, इन माई सिंपल वे विद मिस नो इट ऑल हियर, कि अपने सादा से अंदाज में महज मैंने तो वजह पेश की है इस मोहतरमा को जो ये कहते मुझे सब कुछ पता है। यानी उसके अब्बा जान तंज कर रहे अपनी बेटी पर। एलन, ओ डैडी, नेक्स्ट यूल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी। ओ अब्बा जान, फिर अगली बात अब मुझसे ये करेंगे कि मुझे किसी पैसे वाले के साथ शादी करनी चाहिए। स्पेल्डिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन, इसमें क्या बुरी बात है एक अमीर शख्स से शादी करना। द हॉरर ऑफ इट हैज ऑलवेज एल्यूडेड मी, इसका खौफ हमेशा, यानी कि इस चीज का खौफ हमेशा मुझे बचाए रखता है। However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious. अलबत्ता मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करो जो मेहनती हो, एक पुरअज़्म किस्म का शख्स हो। A man who will make his mark in the world, ऐसा शख्स जो दुनिया में अपना नाम बनाए। Not a boy who plans to sit on a farm all his life growing peanuts. ऐसा शख्स ना हो जो सारी जिंदगी खेतों पर बैठा रहे और मूंगफलियां उगाता रहे। एलन, इंग्लिश वॉलनट्स, अब उसकी बेटी को पहले से आदत है गलती निकालने की, टोकने की। अब्बा जान ने क्या कहा, मूंगफलियां उगाना, और वो बड़े एक बनावट सा कहती है इंग्लिश वॉलनट्स, यानी कि अखरोटों के फार्म है उसके। स्पेल्डिंग, विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, मेरी गलतियां निकालने से बाज आओ कि तुम। एलन, बट डैडी जॉन ग्रोज वॉलनट्स, लेकिन अब्बा जान जॉन अखरोट उगाता है। जॉन एंटर्स, इसके साथ ही जॉन तशरीफ ले आता है ब्रेथलेसली, और सांस कहीं से भागता हुआ आ रहा है और हाँपते हुए सांस चढ़ा हुआ उसको। जॉन, कम आउट क्विक, इट्स कमिंग दिस वे, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर, बाहर आओ जल्दी, वो इसी तरफ आ रहा है, वो यहीं पर उतरने वाला है। स्पेल्डिंग, व्हाट्स गोइंग टू लैंड, अरे क्या उतरने वाला है। जॉन, द स्पेसशिप, लुक, वो खलाई जहाज देखो। स्पेल्डिंग, अब अब्बा जान को बस एक ही किस्म का शौक था कि कुछ हो ना हो मेरा प्रोग्राम सबने सुनाओ, इसीलिए वो वक्तन फवक्तन सबसे यही पूछता है मेरा प्रोग्राम सुना। अब जॉन से भी स्पेल्डिंग ये कह रहा है, अपेरेंटली यू डिडंट हियर माय ब्रॉडकास्ट, लगता है कि तुमने मेरा प्रोग्राम नहीं सुना। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज अ मेटियोर नॉट अ स्पेसशिप। उस सवाल में जो बात हुई थी ना, वो कि खलाई जहाज नहीं है बल्कि शहाब साकब टूटा हुआ कोई सितारा गुजरा होगा। जॉन हैज गॉन आउट विद एलन, लेकिन वो दोनों बच्चे जॉन और एलन वो अब्बा जी की बात नहीं सुनते और वो दोनों बाहर भाग जाते हैं उस खलाई जहाज को देखने के लिए। स्पेल्डिंग एंड मिस स्पेल्डिंग फॉलो, और दोनों मियां बीवी उनके पीछे चलते हैं। मिस स्पेल्डिंग, ओह माय, लुक, समथिंग इज फॉलिंग। रॉजर, you don't think it's going to hit the house, do you? ओह खुदाया, देखो कुछ गिर रहा है। रॉजर, क्या तुम्हें नहीं लगता है ये चीज टकराने वाली है घर से? डू यू, क्या तुम्हें लगता है? यानी खुद ही सवाल और खुद ही उसका जवाब, इस तरह के सेंटेंसेस को टैग, TAG, टैग क्वेश्चन कहा जाता है। स्पेल्डिंग, द ऑड्स अगेंस्ट being hit by a falling object that size are, I should say roughly 10 million to 1. Odds mean इम्कानात, यानी कि इम्कानात बहुत कम है, यानी कि इतनी बड़ी चीज जो इस अंदाज में आ रही हो और उसके यूं आके टकराने के 10 मिलियन में से एक चांस होता है कि टकरा जाए। जॉन, 10 million to 1 or not, it's going to land right here and it's not falling. 10 मिलियन में से एक चांस हो या ना हो, ये चीज यहां पे उतरने वाली है और ये गिर नहीं रही, यानी कि एकदम धड़ाम से आ गिरे कोई चीज या आहिस्ता आहिस्ता लैंड करना, दोनों में फर्क होता है। जॉन ये समझा रहा है। स्पेल्डिंग, आई एम श्योर इट्स अ मेटियोर, मुझे तो यकीन है ये शहाब साकिब है। उसको क्यों यकीन है? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जनरल पावर्स ने कहा था ये मेटियोर है। मिसेस स्पेल्डिंग, शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, हमें तहखाने में नहीं चले जाना चाहिए? स्पेल्डिंग, if it's not a meteor, it's an optical illusion, mass hysteria. और अगर ये शाब साकब नहीं है तो ये महज नजर का धोखा, illusion, धोखा, फरेब, शराब है ये। mass hysteria,
ये अवाम का जज्बाती हिजान है, यानी कि सारी अवाम पागल हो चुकी है, कुछ भी नहीं है ही नहीं, खाली आसमान है, कुछ भी नहीं। यानी वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये खलाई जहाज है। और वो क्यों नहीं मान रहा, ये आगे हम पढ़ते हैं भी। एलन, डैडी इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज। अब्बा जान, ये हकीकी खलाई जहाज है, मुझे यकीन है कि ये ऐसा ही है। स्पेल्डिंग, और मे बी अ वेदर बलून, हो सकता है कि ये कोई वेदर बलून यानी कि मौसमियाती गुब्बारा हो। यानी वेदर बलून होता है कि ये एक वेदर बलून, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं और ये फिजा में से वेव्स को कैच करता है। जैसे कहते हैं कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम कैसा होगा, तो इन सिग्नल्स के जरिए वो वेदर बलून उन वेव्स को कैच करके ये प्रिडिक्शन होती है कि आगे मौसम कैसा होगा। तो वो कहता है ये वेदर बलून हो। यस, दैट्स व्हाट इट इज, जेलन पावर सेट ओनली यस्टरडे। कहता हाँ, कल ही जेलन पावर्स ने कहा था कि ये वेदर बलून है। जॉन, इट्स लैंडिंग, ये उतर रहा है। स्पेल्डिंग, आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस, द आर्मी बोल्ट्स इनसाइड। कहता मैं जाके पुलिस को बुलाता हूं या मैं फौज को बुलाता हूं, और वो अंदर की तरफ भाग जाता है। एलन, ओह लुक हाउ इट शाइन्स, और देखो कितना चमकता है ये। जॉन, हियर इट कम्स, लो आ गया ये। मिस स्पेल्डिंग, राइट इन माई रोज गार्डन। अब अम्मा जान को ये मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उनका फूलों का एक बागीचा है और वो इस बागीचे को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। यानी किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके बागीचे में एंटर भी हो सके। एलन, मे बी इट्स अ बलून, यानी कि एलन भी थोड़ी सी डाउटफुल होती कि वाकईतन हो सकती है किसी किस्म का गुब्बारा हो। जॉन, नो इट्स अ स्पेसशिप एंड राइट इन योर ओन बैकयार्ड। अरे नहीं, ये असली सही खलाई जहाज है और बिल्कुल तुम लोग के घर के पिछले सहन में। एलन, व्हाट मेक्स इट शाइन सो, ये क्या चीज है जिससे इतना चमकता है, यानी इतना क्यों चमकता है, किस चीज की वजह से चमकता है। जॉन, आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू फाइंड इट, पता तो नहीं मुझे लेकिन मैं पता करता हूं। रन्स ऑफ टुवर्ड द लाइट, और जॉन जहां से वो रोशनी से निकल रही उस चीज की तरफ यानी खलाई जहाज की तरफ भाग पड़ता है। एलन, ओ डार्लिंग डॉन, जॉन प्लीज, जॉन कम बैक। अब उसको मुसीबत पड़ जाती है कि उसका मंगेतर भाग गया और खलाई जहाज से पता नहीं क्या चीज निकलती है। तो कहती है अरे मेरे प्यारे मोहतरम, जल्दी से वापस मत जाओ। स्पेल्डिंग, वाइड आइड, आंखों खुल जाना, वाइड आइड मतलब क्यों, हैरान। वो एकदम हैरतज़दा होके वापस आ जाता है। मिस स्पेल्डिंग, रॉजर इट्स लैंडेड राइट इन माय रोज गार्डन, अरे वो तो मेरे गुलाब के बागीचे में उतर गया। स्पेल्डिंग, आई गॉट जेलन पावर्स, मेरी बात हुई है जेलन पावर्स से। ही इज कमिंग ओवर, वो यहीं आ रहा है। ही सेड देव बीन वॉचिंग दिस थिंग, और उनका कहना है कि वो भी इस चीज को देख रहे थे। देव डॉट डॉट डॉट, मैंने पहले बताया 3 डॉट्स का मतलब कि खुद ही रुक जाना या किसी का बात काट देना। अब यहां पे जो बात वो कहने लगा ना रॉजर स्पेल्डिंग, वो उसको हजम नहीं हो रही, यानी कि जेलन पावर्स को भी नहीं पता ये है क्या, इसीलिए रॉजर स्पेल्डिंग को यकीन नहीं आ रहा कि जेलन पावर्स को भी नहीं पता। दे डोंट नो व्हाट इट इज, वो नहीं जानते कि ये क्या है। एलन, यू मीन इट्स नथिंग ऑफ आवर्स, आपका मतलब है कि ये हमारी चीज नहीं जो कुछ भी है ये। स्पेल्डिंग, दे बिलीव इट swallows hard, इन ये ब्रैकेट में लिखा swallows hard का मतलब यानी कि अब्बा जान भी ना चाहते हुए यकीन करते हैं कि वो भी यही कहते हैं, यानी ये हमारी कोई चीज नहीं है। इट्स फ्रॉम आउटर स्पेस, ये खला में से कहीं से आई है। एलन, एंड जॉन्स देयर डाउन देयर, एंड जॉन्स डाउन देयर, और जॉन उधर ही चला गया यानी खलाई जहाज की तरफ। डैडी गेट अ गन और समथिंग, अब्बा जान जल्दी से बंदूक या कोई चीज लेके आए। स्पेल्डिंग, But it's we'd better leave the house until the army gets here. मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि जब तक आर्मी नहीं आ जाती हम इस जगह को छोड़ दें। एलन, we can't leave John, हम नहीं जॉन को जोन छोड़ सकते। स्पेल्डिंग, I can, मैं छोड़ सकता हूं। अब्बा जान तो पहले मौका ढूंढते तंज करने का। पियर्स नियर साइटेडली, वो पियर्स होता है यूं झांकना, वो दूर करके यूं करके झांक रहे होते हैं, उसे कहते हैं पियर्स नियर साइटेडली, यानी कि दूर नजर करके कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। Why, it's not much larger than a car,
अरे ये तो एक गाड़ी से बड़ा नहीं लगता। आई एम श्योर इट्स सम काइंड ऑफ मैटर, मुझे यकीन है ये किसी किस्म का शहाब साकब ही है। एलन, मेट्योर्स आर ब्लेजिंग हॉट, यानी वो अपने अब्बाजान को यकीन दिला रही कि शहाब साकब शदीद गर्म हुआ करते हैं। स्पेलिंग, दिस इज अ कोल्ड वन, ये ठंडे वाला, यानी कि अब्बाजान बिल्कुल नहीं मानने वाले, है शहाब साकब गर्म है, ये ठंडा है शहाब साकब। एलन, इट्स ओपनिंग, अरे ये तो खुल रहा है। अब शहाब साकब कहां पे खुल रहा है, यानी उसके दरवाजे खुल रहे हैं। द होल साइड्स ओपनिंग, अरे उसकी तो हर तरफ ही खुल रही है। शाउट, जॉन कम बैक क्विक, एलन को मुसीबत पड़ी है, जॉन जल्दी से वापस आ जाओ। मिस स्पेल्डिंग, व्हाई देयर इज अ मैन गेटिंग आउट इट, एक आदमी उससे बाहर निकल रहा है। साइज, आई फील मच बेटर ऑलरेडी, उन्हें गहरी आंख भर कर, मुझे तो पहले बड़ा अच्छा लग रहा था, यानी कि आदमी निकला उसमें से, देखने में तो आदमी है वो। आई एम श्योर इफ वी आस्क हिम ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस, मुझे यकीन है कि अगर हम इसे कहें कि उस चीज को जरा पीछे कर लो, कहां से पीछे करना, उस मोहतरमा के गुलाब के बागीचे में से पीछे करना है। रॉजर, यू आस्क हिम, कहो ना उससे तुम कि उसको पीछे कर ले। स्पेल्डिंग, ओमिनसली, बदशगुनी से डरते हुए, खौफ के आलम में। इफ इट्स रियली अ मैन, अगर वाकईतन इंसान है तो। एलन, जॉन्स शेकिंग हैंड्स विद हिम, जॉन उससे हाथ मिला रहा है। कॉल्स, जॉन डार्लिंग कम अप हियर, अरे जॉन मेरे प्यारे इधर आ जाओ। मिस स्पेल्डिंग, एंड ब्रिंग योर फ्रेंड, अरे अपने दोस्त को भी ले आओ। अजीब बात है कि वो खलाई जहाज में निकला, जॉन का दोस्त कैसे हो गया। स्पेल्डिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे द क्रीचर लुक्स, जैसे ये मखलूक दिखाई दे रही है ना, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। इफ इट इज अ मैन एंड नॉट अ मॉन्स्टर, अगर ये वाकईतन एक इंसान है, कोई खलाई मखलूक नहीं है तो। मिसेस पैल्डिंग, ये लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगता है। अम्मा जान को सारे ठीक लगेंगे, आगे पढ़ते जाएं, देखते क्या होता है। जॉन एंड द विजिटर अपीयर, वो दोनों आ जाते हैं, जॉन और विजिटर जो आया खलाई जहाज में। द विजिटर इज इन हिज 40s, अ मायर प्लेजेंट लुकिंग। आप देखें जैसे विजिटर का नाम आया, साथ उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी आ गई। इससे पहले हमने एलन का पढ़ा था, जिसमें लिखा शी इज अ लाइवली गर्ल, कि वो बड़ी एक्टिव किस्म की, और उसकी एज का तस्करा किया गया था। यहां भी वही, द विजिटर इन हिज 40s, अ माइल्ड प्लेजेंट लुकिंग मैन विद साइड विस्कर्स, कि विजिटर अपनी 40s मतलब 41 से 49 तक उसकी एज होगी, और एक खुशगवार खुशतबा किस्म का शख्स महसूस होता है। और उसकी साइड विस्कर्स जो बड़ी बड़ी कलमें, पुराने ज़माने में अगर पुरानी कोई फिल्म देखें अंग्रेजी की, तो बड़ी बड़ी कलमें वहाँ साइड विस्कर्स कहा जाता है जिनको। एंड ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860, और उसने ऐसा लिबास पहन रखा है जो 1860 में, जब प्ले इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने बताया था, ये तकरीबन 1950 के राउंड अबाउट ये प्ले लिखा गया है। तो यहाँ के इसका 1860 के दौर का फैशन इख्तियार कर गया, यानी कि उस दौर में देखें तो एक बड़े बड़े कॉलर वाले कोट होते थे, खुले खुले बेल बॉटम टाइप की जो पैंट्स हुआ करती थी, तो वैसा वो लिबास पहन के आ गया हुआ। He pauses when he sees the three people in silence for a moment. जैसी वो क्रीचर, वो मखलूक, जो भी शख्स है वो इन तीनों को, रॉजर स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग और एलन को देखता एकदम रुक जाता। They stare back at him equally interested, और ये तीनों भी उसी तरह दिलचस्पी से उस शख्स को देख रहे हैं। विजिटर, I seem to have made a mistake. I'm sorry. मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, मैं माफी चाहता हूं। I'd better go back and start over again. बेहतर है कि मैं वापस जाऊं और दोबारा अपने सफर का आगाज करूं। Spelding, my dear sir, you've only just arrived. अरे जनाब, आप अभी तो पहुंचे हैं। Come in, आ जाएं आप। I don't need to tell you what a pleasure this is, मिस्टर। अब मतलब इस अंदाज से बोलने का, हम जब भी किसी का नाम नहीं जानते और नाम जानने के लिए हम यूं कहते हैं, आप जनाब, मतलब हम उसका नाम पूछे भी, नाम क्या तुम्हारा, तो कहते हैं आपको बिल्कुल नहीं अंदाजा, कितनी खुशी हुई हमें, आप जनाब मतलब नाम बताएं। क्रेटन, मेरा नाम क्रेटन है। दिस इज द रॉन्ग कॉस्ट्यूम, इज इट, ये जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं ये कुछ गलत लगते हैं, कि ऐसा नहीं है। स्पेल्डिंग, रॉन्ग फॉर व्हाट, किस लिहाज से गलत। क्रेटन,
फॉर द कंट्री एंड द टाइम, इस मुल्क के एतबार से और वक्त के एतबार से। स्पेल्डिंग, वेल इट्स ट्रिपल ओल्ड फैशन, हम थोड़े से पुराने से लग रहे हैं, पुराने फैशन के लग रहे हैं ये। मिसेस स्पेल्डिंग, बट रियली ऑफली हैंडसम, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। अगेन अम्मा जान को हर चीज खूबसूरत लगेगी। क्रेडन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मिस स्पेल्डिंग टू हस्बैंड, अपने खावा से कहती हैं, आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग ऑफ माय रोज बेड, इससे कहो ना कि उस चीज को मेरे बागीचे से पीछे करे। स्पेल्डिंग लीड्स देम ऑल इनटू लिविंग रूम, स्पेल्डिंग अपनी वाइफ की जो बात उसको बॉदर ही नहीं करता और उन सबको लेके ड्राइंग रूम की तरफ चला जाता है। चले जी, आज हम प्ले को यहीं पे रोकते हैं, कल इससे आगे मजीद पढ़ेंगे। कल तक के लिए बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह।